नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि हम काफ़ी लंबे समय से हिंदी साहित्य नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, री एग्ज़ाम होने वाला है, 1.25 महीने बाद है, तो इसी चीज़ की तैयारी हम कर रहे हैं और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम तैयारी को एक नया आयाम देने की कोशिश कर रहे हैं, एक अच्छा स्तर हमारे अंदर डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए क्या है, हमने कंटेंट सारा पढ़ रखा है, लेकिन हमें ज़रूरत है केवल प्रैक्टिस की। अब वे प्रैक्टिस के माध्यम से ही हम तमाम नए महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे जो कि आपको लगेगा हाँ, ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। देखिए, ये जो प्रैक्टिस सेट है पार्ट 2 है, ये आपको बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगेगा, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे तमाम प्रश्नों को लिया है जो कि PYQ से उठाए हैं और PYQ क्वेश्चन को ही आधार बना करके उनको डिटेल से समझाने की कोशिश की है। तो चलिए बिना विलंब किए हम शुरू करते हैं। उससे पहले एक बात देखिए, आपको जिस भी टॉपिक पे अगला वो चाहिए, मतलब लेक्चर चाहिए, आप उस टॉपिक को कमेंट में बता सकते हैं। आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मेरा जो चैनल है उसको ग्रो कर सकूँ। ठीक है, मेरा जो चैनल है आप लोगों के ऊपर ही निर्भर है। तो हिंदी साहित्य को अगर आप चाहते कि हिंदी साहित्य को पढ़ाने वाले कुछ अच्छे लोग मिले, कुछ अच्छी चीज़ें मिले, तो सपोर्ट कीजिए हिंदी साहित्य वालों को, और सपोर्ट करना कोई बुरी बात नहीं है। तो चलिए बिना देर के हम शुरू करते हैं और देखेंगे कि कंटेंट जो है किस हद तक आपको अच्छा लगेगा। तो देखिए, जो पहला प्रश्न है इसका वह क्या है। देखिए, पहला प्रश्न जो है, भाषा के रूप में अवधि का प्रथम प्रयोग किस रचना में मिलती है। अगर आपने पहली रचना पढ़ी होगी अवधि की, कौन सी है, तो खालिक बारी जो है अवधि की प्रथम रचना है। इसी को प्रथम रचना माना जाता है। देखिए, ऑप्शन ये भी है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, चंदायन और मृगावती। तो जो खारिक बारी है उसी को पहला अवधि की रचना माना जाता है, जो कि अवधि में लिखी गई है। तो चलिए उसके तमाम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को भी देखेंगे। देखिए, भाषा के रूप में प्रथम अवधि का प्रथम प्रयोग खालिक बारी रचना में मिलता है। खालिक बारी के बारे में भी देख लेते हैं कि खालिक बारी जो रचना है किसकी है। जैसा कि आपको पता होगा, जो खालिक बारी रचना है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। यह वस्तुतः फारसी हिंदी शब्दकोश है। देखिए, फारसी हिंदी शब्दकोश है खालिक बारी, लेकिन अवधि का प्रथम प्रयोग जो है इसी में देखने को मिलता है। और देखिए, अमीर खुसरो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हम देखेंगे। अमीर खुसरो का जो जन्म है 1253 ईस्वी में हुआ और 1325 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि बोले जाते हैं और इन्हीं को जो वाद्य यंत्र है, सितार, गिटार, ये सब जो ढोलक वोलक है, तबला वबला, इन्हीं को इसका मतलब वो माना जाता है कि इन्होंने ही इन सब चीज़ों को इन्वेंट किया है भारत में। ठीक है, अमीर खुसरो निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो जो हैं, देखिए क्या है, अमीर खुसरो क्या है, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ। ये बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदुस्तान की तूती किसको कहा जाता है। अमीर खुसरो को कहा जाता है। अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिसमें कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। ये जो स्टेटमेंट है बहुत बार पूछा जाता है, किसकी स्टेटमेंट है, तो ये जो स्टेटमेंट है अमीर खुसरो की है, याद करने योग्य है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट बन जाता है। अगर हम इनकी रचनाएं देखें तो रचनाओं में हमें देखने को मिलेगा पहेली, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल आदि। देखिए, पहेली, मुकरियाँ, इन सब के जो जन्मदाता जो हैं अमीर खुसरो को ही माना जाता है और खड़ी बोली के जो जन्मदाता हैं इन्हीं को माना जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है अमीर खुसरो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, आप इनको याद कर सकते हैं। अब देखते हैं युक्ति व्यक्ति प्रकरण, जो कि दूसरा ऑप्शन था, उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। इसके जो रचनाकार है दामोदर कवि हैं, 12वीं शताब्दी की यह रचना है। यह व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है। तो व्याकरण शास्त्र का ग्रंथ है। चंदायन, जैसा कि आपने पढ़ा होगा बहुत बार, चंदायन जो है मुल्ला दाऊद की रचना है। 1379 ईस्वी की यह रचना है। इसे लोर कथा की कहा जाता है। आपको जैसे कि पता होगा, इसमें जो नायक है लोर और चंदा, इन दोनों के बारे में बताया गया है और इसको लोर कथा भी कहा जाता है। ये अवधी भाषा में रचित है। अवधी भाषा में ये भी लिखा गया है, लेकिन ये पहली रचना नहीं है। ठीक है, दोहा चौपाई में रचित
प्रेमाख्यान काव्य है। दोहा और चौपाई, जिसको हम कड़वक शैली के रूप में कहते हैं, कड़वक शैली या दोहा चौपाई के रूप में इसको लिखा गया है। अगर हम मृगावती की देखें तो मृगावती, जैसा कि आपको पता है, कुतुबन की रचना है। 1501 ईस्वी में इसको लिखा गया है। यह अवधी भाषा में लिखित रचा गया है, इसको भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है। दोहा चौपाई से रचित प्रेमाख्यान काव्य है। और देखिए क्या है, इसमें राजकुमार और मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो ये भी प्रेम कथा है, जैसा कि हमने चंदायन देखा वैसे ही इसमें भी बात की गई है। अगर हम देखें प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो ये जो प्रश्न है 2-4 बार, मतलब बहुत बार रिपीटेड है, तो इसको आप याद कर लीजिए कब की गई थी। तो ऑप्शन इसके ये है 7 जून 1951 को, और दूसरा ऑप्शन है 8 जून 1953 को, तीसरा ऑप्शन है 9 जून 1954 को, 7 जून 1955 को। तो प्रथम भाषा आयोग की जो स्थापना थी, ऑप्शन 4 जो है सही है। प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना 7 जून 1955 ईस्वी को की गई थी। इस बार प्रश्न भी इससे पूछा गया था कब की गई थी, जो 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, इसमें ये वाला जो सवाल था आया हुआ था। तो आप इसको याद कर लीजिए, 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग की स्थापना की गई थी। अगर हम देखें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 में प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 7 जून 1955 को राजभाषा आयोग का गठन किया गया। बी.जी. खेर उस समय राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। ये भी पूछा जा सकता है उस समय के अध्यक्ष कौन थे, तो बी.जी. खेर थे। उन्होंने 1956 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा रिपोर्ट पर विचार करने के उपरांत उपराष्ट्रपति ने 27 अप्रैल 1969 को एक आदेश जारी किया, जो इस प्रकार है। देखिए, जो रिपोर्ट सौंपी गई उसके बाद जो आदेश जारी किया वो क्या किया गया है, उसको भी हम देख लेते हैं। वैज्ञानिक, प्रशासनिक एवं कानूनी, साहित्यिक संबंधी हिंदी शब्दावली तैयार करने के लिए तथा अंग्रेजी कृतियों का हिंदी में अनुवाद करने के लिए एक स्थायी आयोग का गठन किया जाए। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का प्रयोग चलता रहे और बाद में वैकल्पिक माध्यम के रूप में हिंदी का प्रचलन प्रारंभ किया जाए। तो ये सारी की सारी उस रिपोर्ट में हमें देखने को मिलती है, जो कि पेश की गई थी राष्ट्रपति को। संसदीय विधान कार्य अंग्रेजी में चलता रहेगा, किंतु इसके प्रमाणिक हिंदी अनुवाद की व्यवस्था की जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये भी पूछा जाता है कि संसद में कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो इंग्लिश का प्रयोग होता है, लेकिन वैकल्पिक रूप में हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है। दोनों भाषाओं में जो कार्य है किया जाता है। एक प्रश्न देखिए, आपको ये देखने को मिलेगा, जो बघेली बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। जो बघेली बोली है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, तो शौरसैनी से विकसित हुई है, या मागधी से हुई है, अर्धमागधी से हुई है, या ब्राचर से हुई है। तो देखिए, जो बघेली बोली है ना, बघेली बोली देखिए किससे विकसित हुई है, तो इसको हम देखेंगे। बघेली बोली अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अर्धमागधी से बघेली का इसका आरंभ हुआ है, उससे विकसित हुई है। देखिए, अर्धमागधी के बारे में देख लेते हैं, इसका जो परिवार है इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य भारतीय आर्य परिवार की भाषा अर्धमागधी संस्कृत और आधुनिक भारतीय भाषाओं के बीच की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। यह प्राचीन काल में मगध की साहित्यिक एवं बोलचाल की भाषा थी। हेमचंद्र आचार्य ने अर्धमागधी को आर्ष प्राकृत कहा है। अर्धमागधी शब्द का कई तरह से अर्थ किया जाता है। जो भाषा मगध के आधे भाग में बोली जाती हो उसे अर्धमागधी कहते हैं, जिसमें मागधी भाषा के कुछ लक्षण पाए जाते हों, जैसे पुल्लिंग में प्रथमा के एक वचन में एकारांत रूप का होना, जैसे धम्मे। इस भाषा में विपुल जैन एवं लौकिक साहित्य की रचना की गई है। देखिए, जो अर्धमागधी भाषा है इसमें जो है जैन साहित्य हमें देखने को मिलते हैं, तो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। और देखिए, बघेली बोली के बारे में हम जान लेते हैं। यह उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। बघेली जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। इसे बघेलखंडी भी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश के रीवा, सतवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया एवं शहडोल, अनूपपुर में उत्तर प्रदेश के
प्रयागराज जिले में तथा छत्तीसगढ़ के बिलासपुर एवं कोरिया जनपद में बोली जाती है। तो बघेली बोली का क्षेत्र जो है बहुत बड़ा है और इससे जो प्रश्न है बनता ही बनता है। तो बघेली जो है हिंदी की एक बोली है, ठीक है, पूर्वी हिंदी की एक बोली है, तो आप इसको ध्यान कर लीजिए। और देखिए क्या शौरसैनी अपभ्रंश के बारे में पढ़ेंगे। शौरसैनी नामक प्राकृत मध्यकाल में उत्तरी भारत की एक प्रमुख भाषा थी। शौरसैनी नामक प्राकृत मध्यकाल मतलब जब प्राकृत भाषा बोली जाती थी, जब प्राकृत का समय था, उस समय शौरसैनी नाम की एक भाषा थी, उसी से नाम इसका शौरसैनी पड़ा। यह नाटकों में प्रयुक्त होती थी। वस्तुतः संस्कृत नाटकों में विशिष्ट प्रसंगों में शौरसैनी का जो प्रयोग था नाटकों में प्रयोग किया जाता था, वह भी संस्कृत के नाटकों में। बाद में इससे हिंदी भाषा सम्मुख हुआ पंजाबी विकसित हुई। शौरसैनी से ही हिंदी का विकास हुआ और पंजाबी भाषा का विकास हुआ है, तो शौरसैनी से ही मानते हैं। देखिए, दिगंबर जैन परंपरा के सभी जैनाचार्यों ने अपने महाकाव्य शौरसैनी में ही लिखे, जो उनके आदृत महाकाव्य हैं। इससे राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का विकास हुआ है। तो शौरसैनी से राजस्थानी हो गया, हिंदी हो गई, पहाड़ी हिंदी और पश्चिमी हिंदी का विकास माना जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण तथ्य हैं भाषा विज्ञान वाले, तो आपको याद होने चाहिए। मागधी की बात करें तो मागधी उस प्राकृत का नाम है जो प्राचीन काल में मगध दक्षिण बिहार प्रदेश में प्रचलित थी। इस भाषा के उल्लेख महावीर और बुद्ध के काल से मिलते हैं। जैन आगमों के अनुसार तीर्थंकर महावीर का उपदेश इसी भाषा अथवा उसी के रूपांतर अर्धमागधी प्राकृत में होता था। तो देखिए, ये सारे के सारे पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पाली त्रिपिटक में भी भगवान बुद्ध के उपदेश की भाषा को मागधी कहा गया है। इससे बिहारी हिंदी का विकास हुआ है। मागधी से ही बिहारी हिंदी का विकास माना जाता है। देखिए, ब्राचड़ जो है मार्कंडे के अनुसार यह अपभ्रंश का एक भेद है। मार्कंडे जो थे बहुत ही ज़्यादा बड़े एक काव्य शास्त्री थे और उनके अनुसार जो ब्राचड़ जो है अपभ्रंश का एक भेद है। देखिए, प्रश्न क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन ध्वनि कौन सी है? तो आप बता सकते हैं कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है। स है या य है या न है या झ है। तो आप बताइए कमेंट करके कि स्पर्श संघर्षी व्यंजन कौन सा है, अगर आपने पढ़ा होगा तो देखिए, स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है वह है झ। स्पर्श संघर्षी व्यंजन जो है झ है। च वर्ग के जितने भी वर्ण हैं वे सारे के सारे ही स्पर्श संघर्षी में आते हैं। जैसे च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया। मतलब इनको बोलने में थोड़ा ताकत ज़्यादा लगाना पड़ता है। स्पर्श करते जो हमारी जिह्वा है उससे स्पर्श होता है, इसलिए स्पर्श मतलब इसको बोलने में थोड़ा संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए इसको स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अगर स्पर्श संघर्षी व्यंजनों को देखें, जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है, वे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में च वर्ण के प्रथम 4 व्यंजनों च, छ, ज, झ को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। यह नहीं आता, बाकी च, छ, ज, झ ये सारे के सारे स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। स जो है ऊष्म व्यंजन है, य जो है अंत्यस्थ व्यंजन है, न जो है स्पर्श व्यंजन है। तो ये व्यंजन आपको पता होने चाहिए कि कौन सा व्यंजन किस प्रकार का है। प्रश्न जो है भाषा विज्ञान से इस बार बनने की संभावना सर्वाधिक है, तो कोशिश करते रहिए और चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से देखिए। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में किस कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णित है? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास जो रचना है, इसमें कौन से काल अवधि की जो रचना के बारे में बताया गया है? 700 से 14 ईस्वी की, 693 से 1693 ईस्वी की, 1000 से 1600 ईस्वी की, या 950 से 1700 ईस्वी की। तो देखिए, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास नामक ग्रंथ में 693 से 1693 ईस्वी तक की कालावधि का साहित्य इतिहास वर्णन है। इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य द्विवेदी के बाद डॉक्टर रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। प्रकाशन हुआ, इसकी जो प्रकाशन जो है, इसमें लेखक ने 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक की
कालावधि को लेकर भक्ति काल तक के इतिहास का आलोचनात्मक अध्ययन किया है, जो कि ऐतिहासिक, साहित्यिक और भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से सर्वथा अवांछनीय है। मतलब बहुत ही ज़्यादा अद्भुत रचना हमें देखने को मिलती है रामकुमार वर्मा के द्वारा। तो ये जो रचना है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थोड़ा हम रामकुमार वर्मा के बारे में जानेंगे कि रामकुमार वर्मा जो है उनका जन्म कब हुआ और उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। देखिए, हम केवल एक प्रश्न नहीं, एक प्रश्न के साथ बहुत सारी चीज़ों को देख रहे हैं। मतलब एक प्रश्न आपने कर लिया तो उसमें से आप 5 या 7 नई चीज़ों को ऐड ऑन करेंगे, जिससे जो है नेक्स्ट टाइम आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और आप उस चीज़ को रिकवर कर सके। आप प्रैक्टिस सेट के माध्यम से ही आप अपना सारा रिवीजन कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस सेट देते रहिए, करते रहिए मेरे साथ और अपना रिवीजन भी जारी रखिए। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जो जन्म है 1905 में हुआ, 1990 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, हिंदी के सुप्रसिद्ध साहित्यकार हैं, व्यंग्यकार और हास्य कवि के रूप में जाने जाते हैं और प्रमुख आलोचक के रूप में भी इनको जाना जाता है। उन्हें हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी एकांकी का जनक किसको माना जाता है, तो रामकुमार वर्मा को हिंदी एकांकी का जनक माना जाता है। उन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में सन 1963 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। पुरस्कार वाले प्रश्न भी बनते हैं, तो 1963 में रामकुमार वर्मा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इसके काव्य में रहस्यवाद और छायावाद की झलक है। इनके जो काव्य हैं उनमें रहस्यवाद और छायावाद की झलक देखने को मिलता है। रचनाएं अगर हम इनकी देखें एकांकी संग्रह तो कौन सी है, पृथ्वीराज की आंखें 1938 ईस्वी की रचना है। चारुमित्रा इन्हीं की रचना है। रेशमी टाई 1941 ईस्वी की रचना है। सप्त किरण इन्हीं की रचना है। कौमुदी महोत्सव इन्हीं की रचना हमें देखने को मिलती है। दीपदान भी इनकी ही रचना है। रजत रश्मि आदि ये सारी की सारी रामकुमार वर्मा की रचना हमें देखने को मिलती है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए, ये जो पंक्ति है बहुत बार पूछी जाती है, किसकी पंक्ति है, देसिल बहुना सबजन मिठा ते तैसन जपियो अवहट्टा, किसने कहा। तो ये जो वाक्य है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ऑप्शन देखिए आपके पास है, आचार्य देवसेन की उक्ति है, गोरखनाथ की उक्ति है, विद्यापति की है या हेमचंद्र की है। तो ये जो कथन है इसके जो रचनाकार हैं वह हैं विद्यापति। देसिल बैना सबजन मिठा ते तैसब जपियो अभट्टा, यह कहा है विद्यापति ने। पंक्ति का अर्थ हम समझते हैं कि पंक्ति का जो अर्थ है क्या है, अपने देश या अपनी भाषा सबको मीठी लगती है, यही जानकर मैंने इसकी रचना की है। जो पंक्ति का अर्थ है वह यही है। ठीक है, विद्यापति के बारे में जान लेते हैं। इनको मैथिल कोकिल कहा जाता है। विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विपसी नामक गांव के निवासी थे। विद्यापति शैव संप्रदाय के कवि थे। कभी कभी संप्रदाय भी पूछा जाता है, तो शैव संप्रदाय से विद्यापति जो हैं आते हैं। विद्यापति राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि भी थे, इसीलिए इनकी जो रचना है शिव सिंह इनकी 2 रचनाएं हैं, थोड़ा दिमाग में अभी आ नहीं रहा है, तो वे दोनों की दोनों रचनाएं बहुत ज़्यादा इनकी पूछी जाती है। अभी नीचे आएगा, देखिए, एक है कीर्तिलता, एक है कीर्तिपता कहाँ। विद्यापति के गुरु का नाम पंडित हरि मिश्र था। प्रमुख रचनाएं अगर हम इनके देखें तो कीर्तिलता है, गोरक्ष विजय है, शैव सर्वस्व सार है, गंगा वाक्यावली है, कीर्ति पताका है, भू परिक्रमा आदि ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं और जो कि बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। आचार्य देवसेन की अगर हम बात करें जो कि काव्य शास्त्री हैं, तो इनके बारे में देखते हैं। जैन आचार्य हैं। रचनाएं अगर हम इनकी देखें तो श्रावकाचार्य बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। देवसेन की जो रचना है श्रावकाचार्य किसकी रचना है, तो देवसेन की रचना है श्रावकाचार्य। दर्शन सार भी इन्हीं की रचना है। आराधना सार भी इन्हीं की रचना है। तत्व सार भी इन्हीं की रचना है। लघु चक्र इन्हीं की रचना है। आलाप पद्धति भी इनकी ही रचना है। भाव संग्रह भी इन्हीं की रचना है। धर्म संग्रह भी इन्हीं की रचना हमें देखने को मिलती है। गोरखनाथ जिनके गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे, जिनको मीननाथ के नाम से भी हम जानते हैं। तो गोरखनाथ जो थे नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्हीं को नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक या संस्थापक माना जाता है। तो इनको देखते हैं, ये मत्स्येंद्र नाथ के शिष्य थे। इनका समय राहुल सांकृत्यायन के अनुसार 845 ईस्वी है, मतलब 9वीं शताब्दी मानी गई है इनका समय। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने इन्हें हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कहा है। मिश्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ ही हिंदी के प्रथम गद्य लेखक माने जाते हैं।
डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रमाणिक मानकर उनका संपादन गोरखवाणी नाम से किया है। ये ग्रंथ हैं शब्द पद, शिष्य दर्शन, प्राण शंकली, आत्मबोध, पंचमात्र आदि। ये इनकी प्रमुख रचनाएं गोरखनाथ की हमें देखने को मिलती है। इसके द्वारा लिखित संस्कृत ग्रंथ हैं शक्ति संगम तंत्र, गोरक्ष शतक। ये सब गोरखनाथ की रचनाएं हैं। शक्ति संगम तंत्र, गोरक्ष शतक, योग सिद्धांत पद्धति, योग चितामणि आदि। ये सारी गोरखनाथ की रचनाएं हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की अगर हम बात करें तो शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने गोरखनाथ के बारे में जो वाक्य कहा है, जो स्टेटमेंट है, वो ये कहा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित होने वाला जो भारतवर्ष में है, वह गोरखनाथ के अलावा दूसरा कोई नहीं है। हेमचंद्र की अगर हम बात करें तो हेमचंद्र, जैसा कि आपको पता होगा, बहुत बड़े काव्य शास्त्री हैं और इनका जो जन्म है 11वीं शताब्दी में माना जाता है, 1078 से 1162 ईस्वी। महान गुरु, समाज सुधारक, धर्माचार्य, गणितज्ञ एवं अद्भुत प्रतिभाशाली मनीषी थे। ठीक है। हेमचंद्र ने सिद्ध हेम शब्दानुशासन इनकी रचना है। हेमचंद्र की रचना है सिद्ध हेम शब्दानुशासन इनकी रचना है, जो कि नामक नूतन पंचांग व्याकरण तैयार किया गया है। और देखिए क्या है, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न किस रचना में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो प्रश्न है, इसके 4 ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। लोकायतन में, आत्मजयी में, या संशय की एक रात में, या कणुप्रिया। तो देखिए, बात की गई है इसमें राधा की। ठीक है, राधा के प्रेम संवेदना की बात की गई है। तो किस रचना में हमें देखने को मिलेगा? लोकायतन में मिलेगा, आत्मजयी में मिलेगा, संशय की एक रात में मिलेगा, या कणुप्रिया में मिलेगा। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से जीवन को समझने का एक सफल प्रयत्न कणुप्रिया रचना में हमें देखने को मिलती है। कणुप्रिया के बारे में हम थोड़ा जानते हैं। कणुप्रिया जो रचना है धर्मवीर भारती की रचना है। और कणुप्रिया, कणु अर्थात कृष्ण की प्रिया राधा की अनुभूतियों की गाथा हमें देखने को मिलती है। धर्मवीर भारती की रचना है कणुप्रिया, जो कि पूछी जाती है। ऐसा लगता है जैसे धर्मवीर भारती ने नारी के अंतर मन की एक परत खोलकर देखी है। इस रचना में नारी के मन की संवेदनाओं और प्यार के नैसर्गिक सौंदर्य का अप्रतिम चित्रण है। कणुप्रिया का प्रथम संस्करण सन 1959 में प्रकाशित हुआ था। जो कणुप्रिया है उसका जो प्रथम संस्करण है 1959, मतलब 60 में एक कम, 1959 में प्रकाशित हुआ था और धर्मवीर भारती की रचना है। देखिए, धर्मवीर भारती, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। प्रश्न तो ऐसे ही बनेंगे और प्रश्न जो हैं इन्हीं से बनाए जाएंगे, तो हमें सब चीज़ों को ध्यान से देखना पड़ेगा, गौर से देखना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न जो है दूसरी दुनिया से नहीं, यहीं से आते हैं। और हर बार जो है PYQ अगर आपने अच्छे से कर लिया, उनके सारे पॉइंट्सों को देख लिया, तो अगली बार 90% चांस रहते कि उन्हीं में से कोई एक प्रश्न जो है अलग तरीके से पूछ लिया जाए। तो धर्मवीर भारती का जो जन्म है 1926 में हुआ। 1997 में इनका देहांत हुआ। दूसरा शतक के प्रमुख कवि हैं धर्मवीर भारती। इनकी जो रचना है ठंडा लोहा 1952 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 7 गीत वर्ष 1959 ईस्वी की रचना है। देशांतर 1960 ईस्वी की रचना है। और देखिए, अगर हम लोकायतन की बात करें, लोकायतन जो रचना है किसकी रचना है? सुमित्रानंदन पंत की रचना है लोकायतन। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। इनको पल्लव पंत के नाम से भी जाना जाता है। तो सुमित्रानंदन पंत की ही रचना है लोकायतन। और इनकी तो ये जो रचना है काव्य विधा में रचित है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी है। अगर हम विषय देखें इसका क्या है, तो यह काव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। लोकायतन जो रचना है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। लोकायतन जो रचना है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। लोकायतन जो रचना है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। लोकायतन जो रचना है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। लोकायतन जो रचना है, महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इस
स्वाधीनता के पूर्व एवं पश्चात की कथा कही गई है। आत्मजयी जो रचना है कुंवर नारायण की रचना है। प्रबंध काव्य है 1965 ईस्वी की रचना है। इसकी कथा वस्तु कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है। जीवन व मृत्यु का मौलिक अर्थ इस रचना में हमें देखने को मिलता है। तो ये जो रचना है आपको ये पता होनी चाहिए, कुंवर नारायण की रचना है कठोपनिषद, ठीक है। आत्मजयी जो रचना है कुंवर नारायण की रचना है। और इसके जो मतलब विषय वस्तु है, मतलब ये जो कहानी उठाई गई है कठोपनिषद से उठाई गई है। संशय की एक रात जो है नरेश मेहता की रचना है, 1962 में इसका प्रकाशन हुआ। अगर हम इसका विषय देखें कि इस रचना में है क्या, तो रचनाकार तो नरेश मेहता 1962 में प्रकाशन हुआ। इस कविता में युद्ध को लेकर राम के मन में उठते हुए द्वंद्व का चित्रण किया गया है। जो राम रावण का युद्ध हुआ था तो उस समय जो द्वंद्व उठ रहे थे उस युद्ध के दौरान उसका वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। संशय की एक रात में युद्ध के एक रात पहले जो राम के अंदर वो आ रहे थे कि मतलब जो युद्ध हो रहा है वह किस कारण हो रहा है और किस लिए मैं ये युद्ध कर रहा हूँ, इससे क्या मतलब ज़्यादा वो होगा। तो ये सब जो संशय थे इस रचना में हमें देखने को मिलता है। सुमित्रानंदन पंत का जो जन्म है 1900 ईस्वी में हुआ। 1977 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अगर हम इनकी मुख्य रचनाएं देखें तो छायावादी कवि हैं, जैसा कि आपको पता होगा। इनको प्रकृति का सुकुमार कवि पल्लव पंत भी कहा जाता है। ग्रंथि इन्हीं की रचना है 1920 ईस्वी की। पल्लव 1926 ईस्वी की रचना है। वीणा 1929 ईस्वी की रचना है। गुंजन 1932 ईस्वी की रचना है। प्रगतिवादी कवियों की अगर हम बात करें तो देखिए प्रगतिवादी में युगांत जो रचना है 1937 ईस्वी की पल्लव पंत की रचना है। पंत की ही रचना हमें देखने को मिलती है। युगवाणी भी इन्हीं की रचना है 1938 ईस्वी की। और जो पंथ है जो हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं, वहीं देखिए पल्लव पंत तो अरविंद दर्शन से प्रभावित है। और स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी की रचना है। स्वर्ण धुली 1947 ईस्वी की रचना है। युगांतर 1948 ईस्वी की रचना है। देखिए छायावाद के जो 4 प्रमुख कवि हैं सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद, ये सारे के सारे किसी न किसी दर्शन से प्रभावित है। जैसे कि हम देख सकते हैं शैव दर्शन से जो प्रभावित हैं उनका नाम है, शैव दर्शन से प्रभावित हैं जयशंकर प्रसाद। वहीं अगर हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को देखें तो अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के दर्शन से प्रभावित है। महादेवी वर्मा जो है बौद्ध दर्शन से प्रभावित है। और जो पल्लव पंत है वह अरविंद दर्शन से प्रभावित है। तो ये पूछा जाता है, मिलान में प्रश्न आता है कि कौन जो है छायावाद के जो ये कवि हैं वह किस दर्शन से प्रभावित है। तो ये जो प्रश्न है बनता है, तो इस प्रश्न को आप याद करने की कोशिश कीजिए। कुंवर नारायण के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1927 में हुआ। 2017 में इनका देहांत हो गया। तीसरा सप्तक के महत्वपूर्ण कवि हैं कुंवर नारायण। प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो चक्रव्यूह 1956 ईस्वी की रचना है। परिवेश हम तुम 1961 ईस्वी की रचना है। अपने सामने 1979 ईस्वी की रचना है। बाज श्रवा के बहाने 2008 ईस्वी की रचना है। तो ये सारी कुंवर नारायण की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। नरेश मेहता का जो जन्म है 1922 में हुआ। 2000 ईस्वी में इनका निधन हो गया। दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि 1951 ईस्वी के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। देखिए इनकी प्रमुख रचनाएं अगर हम देखें तो बन पाखी सुनो 1957 ईस्वी की रचना है। बन पाखी सुनो नरेश मेहता की बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है, बहुत बार पूछी गई है। बोलने दो चीड़ को 1961 ईस्वी की रचना है। उत्सवा 1969 ईस्वी की रचना हमें देखने को मिलती है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा जो रचित ठेठ हिंदी का ठाठ रचना है उसकी जो विधा है वह क्या है, तो इसके बारे में हम देखते हैं। कविता विधा में लिखी गई है, कहानी में लिखा गया, उपन्यास में लिखा गया या निबंध में लिखा गया। अगर आपने ठेठ हिंदी का ठाठ पढ़ा होगा तो आपको पता होगा ये जो है उपन्यास विधा की रचना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ उपन्यास विधा की रचना है। और इसमें जो बात कही गई है, इसका जो विषय है, उपन्यास का अर्थ होता है सामने रखना। उपन्यास गद्य लेखन की एक विधा है जिसमें मानव जीवन के किसी तत्व को उक्ति रूप में सम्मिलित कर रखा जाए।
उपन्यास को मानव जीवन का प्रतिबिंब भी कह सकते हैं। जिस प्रकार से साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, उसी प्रकार से मानव जीवन का जो प्रतिबिंब है वह है उपन्यास। ठेठ हिंदी का ठाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की रचना है। 1899 में इसका प्रकाशन किया गया था। इसका अगर हम विषय देखें तो इसमें बात किस चीज़ की गई गई है, तो इस उपन्यास का एक नाम देवबाला भी है। इसमें अनमेल विवाह की बात का चित्रण किया गया है। अनमेल विवाह जो होता है कि मतलब किसी भी जाति धर्म या अनमेल विवाह या छोटी बच्ची से बड़े बूढ़े का शादी, कई तरह के विवाहों का इसमें चित्रण किया गया। अनमेल विवाह की बात की गई है। इस उपन्यास को मुहावरे की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। इस उपन्यास में बहुत सारे मुहावरों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको मुहावरे की पाठ्य पुस्तक भी कह सकते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत के बारे में जान लेते हैं। इनका जो जन्म था 1865 ईस्वी में हुआ था। 1947 में इनका देहांत हो गया था। अगर हम इनके अन्य उपन्यास देखें तो अधकिला फूल 1907 ईस्वी की रचना है। और कहानी अगर हम इनकी देखें, कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के नाम से जाना जाता है। ये भी पूछा जाता है जो गद्य विधा है, गद्य विधा में कहानी हो गया, रिपोर्टाज हो गया, ये नाटक हो गए, और बहुत सारी विधाएं जो है गद्य विधा में लिखी जाती है, उनका विकास कब हुआ और किस प्रकार से हुआ। तो जो कहानी है हिंदी में गद्य लेखन की एक विधा है। जैसे कि आपको पता है कहानी जो है गद्य के रूप में लिखा जाता है। 19वीं सदी में गद्य में एक नई विधा का विकास हुआ जिसे कहानी के रूप में जाना जाता है, जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखन का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उसका कथा विन्यास सब उसी एक भाव को पुष्ट करते हैं। निबंध भी जो है, निबंध विधा का भी जो उद्भव है 19वीं शताब्दी के आरंभ में ही हुआ। और देखिए निबंध को इंग्लिश में ऐसे कहते हैं, गद्य लेखन की एक विधा है, लेकिन इस शब्द का प्रयोग किसी विषय की तार्किक और बौद्धिक विवेचना करने वाले लेखों के लिए भी किया जाता है। निबंध के पर्याय रूप में संदर्भ, रचना और प्रस्ताव का उल्लेख भी किया जाता है। तो जितनी भी गद्य विधाएं हैं इसका जो उद्भव है वह हमें 20वीं शताब्दी जो है 19वीं शताब्दी उसके आरंभ में देखने को मिलता है। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे, निम्न में से किस साहित्यकार के पत्रों का संग्रह है। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा नया प्रश्न आपको देखने को मिला होगा। तो ये जो रचना है किसकी है? अज्ञा की है, विद्यानिवास मिश्र की है, फणीश्वर नाथ रेणु की है या नागार्जुन की है। तो ये जो रचना है चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाचे, फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्य के पत्रों का संग्रह है। जो पत्र होते हैं उसका संग्रह है फणीश्वर नाथ रेणु की। तो जैसा कि आपको पता होगा फणीश्वर नाथ रेणु जो है आंचलिक कथाकार हैं, तो इसको आप ध्यान कर लीजिए। वहीं देखिए रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह निम्नलिखित में से किसका कथन है या मानना है। तो ये जो रचना है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है? काव्य शास्त्र से ये प्रश्न जो है पूछा गया है। तो भट्ट लोलट की यह युक्ति है या भट्ट नायक की है या शंकुक की है या अभिनव गुप्त की है। तो ये जो बात है रस की निष्पत्ति मूल ऐतिहासिक पात्रों में ही संभव है, यह भट्ट लोलट का मानना था। भट्ट लोलट का उत्पत्तिवाद जो है इनका वो है, मतलब विचारधारा है, दर्शन है उत्पत्तिवाद वाला। इनके सिद्धांत को आरोपवाद भी कहा जाता है। उत्पत्तिवाद को आरोपवाद भी कहा जाता है। इनके अनुसार स्थायी भाव अनुपचरित होता है, किंतु वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से उपचित हो जाता है। स्थायी भाव का विभाव के साथ उत्पादक संबंध, अनुभाव के साथ गम्य गमक संबंध और संचारी भाव के साथ पोष्य पोषक संबंध माना है। अगर हम रस निष्पत्ति की बात करें तो अर्थ काव्य आस्वाद की प्रक्रिया रस की सर्वप्रथम व्याख्या भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में देखने को मिलती है। जो रस की बात है सबसे पहले भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हमें देखने को मिलती है, जो कि 2री शताब्दी की रचना है, भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। रस सिद्धांत की अगर हम बात करें तो विभावानुभाव संचारी भाव संयोग ग्रस्त निष्पत्ति
विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से ही रस की निष्पत्ति होती है। अगर आपने काव्य शास्त्र पढ़ा होगा और रस के बारे में पढ़ा होगा, रस के भेदों को पढ़ा होगा, तो आपने ये सारे टर्म्स को देखा होगा कि विभाव, अनुभाव और जो संचारी भाव होता है, जिसको हम व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, इन तीनों के मेल से ही रस की उत्पत्ति होती है। तो ये सारी बात हमें देखने को मिलती है। भट्ट नायक की अगर हम बात करें, तो भट्ट नायक ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या भरत युक्त भुक्तिवाद या भोगवाद के रूप में की है। सर्वप्रथम साधारणीकरण का सूत्रपात इन्होंने किया। काव्य में रस निष्पत्ति की 3 व्यापार माने हैं। पहला है अभिधा, भावकत्व, भोजकत्व। ठीक है, तो रस को 3 प्रकार से माना गया है कि रस जो है 3 कारणों से उत्पन्न होता है, 3 वजहों से। उन्होंने भावकत्व व्यापार को निज मोह संकटता निवारण भी कहा है। साधारणीकरण को रस स्वाद से पहले की प्रक्रिया कहा है। आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद अगर हम देखें, इन्होंने रस और विभावादि के बीच अनुमापक संबंध माना है। संबंध माना, यह संबंध नहीं, संबंध होगा। सामाजिक अपनी वासना से नट पर रामादि का अनुमान करते हुए उस रस को प्राप्त करता है जिसे स्वयं रामादि ने प्राप्त किया होगा। मतलब रस जो है एक ऐसी चीज़ है कि मतलब जो मेन कैरेक्टर है, जैसे हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो जो मेन कैरेक्टर है उसके अंदर जो भाव आए होंगे नाटक के द्वारा, वही भाव जब हमारे अंदर आते हैं तो रस की उत्पत्ति होती है। तो मतलब रस के बारे में बहुत ही ज़्यादा आपको डीप में पढ़ना पड़ेगा, तब जाके ये सारी टर्म समझ में आएगी। इन्होंने अनुभाव की विलक्षणता के प्रतिपादन के लिए चित्र तुरंग न्याय का आश्रय लिया है। अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद, तो अभिनव गुप्त का अभिव्यक्तिवाद है। इनके अनुसार स्थायी भाव व्यंग है और विभावादि व्यंजक, इनके संयोग से रस की अभिव्यक्ति होती है। और देखिए क्या है, स्थायी भाव हृदय में वासना के रूप में हमेशा होते हैं और वे रति आदि स्थायी भाव ही साधारणीकृत विभाववादी के द्वारा व्यंजित होकर श्रृंगार आदि रस के रूप में अभिव्यक्त हो जाते हैं। भरत मुनि के रस सूत्र की विभिन्न व्याख्याएं अगर हम देखें तो विभिन्न विद्वानों ने इसकी व्याख्या की है। तो जो भट्ट लोलट है, इनका दर्शन है मीमांसा, और इन्होंने व्याख्या की है उत्पत्तिवाद और उत्पत्ति। तो जो भट्ट लोलट है, उन्होंने मीमांसा कह दिया है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के दर्शन को, और उत्पत्तिवाद और उत्पत्ति की बात की गई है। शंकुक ने न्याय की बात की गई है, अनुमतिवाद और अनुमिति। सॉरी, ये जो देखिए मैं थोड़ा गलत बता गया। भरत मुनि के रस सूत्र की विभिन्न व्याख्याएं जो हैं विभिन्न काव्य शास्त्रियों के द्वारा की गई है। पहले आचार्य हमें भट्ट लोलट देखने को मिलते हैं, जिनका जो दर्शन है, भट्ट लोलट का जो दर्शन है वह है मीमांसा, और इन्होंने व्याख्या किस चीज़ की है, उत्पत्तिवाद की गई है, उत्पत्ति के बारे में बताया है। शंकुक ने अपना जो दर्शन दिया है वह दिया है न्याय दर्शन। ठीक है, न्याय दर्शन गौतम का है और न्याय की बात की है। अनुमितिवाद, इनका जो दर्शन है व्याख्या की गई है, अनुमिति की बात की गई है। भट्ट नायक ने सांख्य, जो सांख्य दर्शन है उसके बारे में बताया है, मतलब यह इस दर्शन से प्रभावित है, और भुक्तिवाद को भुक्ति के रूप में स्वीकारा है। और अभिनव गुप्त जो हैं शैव दर्शन से प्रभावित हैं और अभिव्यक्तिवाद और अभिव्यक्ति की बात की है। तो ये सारे के सारे जो हैं महत्वपूर्ण तथ्य आपको देखने को मिले, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपने अभी मेरे साथ देखे। ये देखिए, अगर हम केवल 10 प्रश्नों को करते हैं लेकिन डिटेल में करते हैं, उनके जितने भी ऑप्शन हैं उन सभी ऑप्शंस को हम डिटेल में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलती है। और जो एग्ज़ाम होता है वह यही चाहता है कि आप जो है PYQs को एनालाइज करें, खुद से विश्लेषित करें, और जो अगली बार पेपर बनता है वह उसी के आधार पर बनता है। जो पीछे पूछा जा चुका है प्रश्न वही नहीं बनेगा, लेकिन जो प्रश्न है वैसे ही घुमा के दिया जाएगा, उसी से थोड़ा घुमा फिरा के दिया जाएगा। अगर आप इन सभी पॉइंट से रूबरू रहेंगे, ये सारी चीज़ों से जानते रहेंगे, तो प्रश्न कभी भी आएगा, क्वेश्चन कभी भी आएगा, तो एकदम से माइंड जो है ब्लिंक करेगा कि जो इसका सही आंसर है वही ये है।
इसीलिए हमें PYQs लगाने चाहिए एग्ज़ाम के 1-1.5 महीने पहले से ही। और ये तो एक अच्छी बात भी हो गई कि जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं गया 18 जून को, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब क्या कह सकते हैं अपॉर्चुनिटी है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला है, अगस्त या सितंबर जब भी हो, तो बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड मिल गया उनको अपनी बेस्ट प्रिपरेशन करने के लिए। और पेपर 2 और पेपर 1 दोनों को बराबर टाइम दीजिए और अपनी तैयारी में जुटे रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम देकर ही हम कुछ कर सकते हैं। एग्ज़ाम देने के बाद ही हम जो है अपना आगे कुछ बनने की सोच सकते हैं। और जब तक आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। और मुझे आशा है अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको किस टॉपिक पे और कंटेंट चाहिए। और जो भी हो अपने दोस्तों को भी लेके आइए और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, क्योंकि सारी PDF जो है टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाती है। आप वहां से रिवीजन कर सकते हैं, आपको बार बार वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। अगर आप पढ़ने में असक्षम हैं तो उसको बार बार इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में 2 से 4 बार करके देखिए, सारे पॉइंट जो है आपको याद हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साहित्य गुरु चैनल को, क्योंकि ये हिंदी साहित्य को समर्पित चैनल है। अगर आपने हिंदी साहित्य को अभी पढ़ना शुरू ही किया है या हिंदी साहित्य की अच्छी समझ करना चाहते हैं, तो मैंने जो शुरू में वीडियोस डाली थी, अगर आप उनको देखते हैं तो आपकी एक नई समझ विकसित होगी हिंदी साहित्य में, जो कि बहुत ही ज़्यादा आपके लिए उपयोगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।